जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें बढ़ गईं। कच्छ का एक और वायरल वीडियो अजहरी के लिए मुश्किल बन गया। इस वीडियो में भी मुफ्ती भड़काऊ भाषण दे रहा है। कच्छ पुलिस ने मुफ्ती के विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज कर ली। उधर जूनागढ़ अदालत ने मुफ्ती को पूछताछ के लिए 20 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। भड़काऊ तकरीर पर घिरे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक और वायरल वीडियो उनके लिए मुसीबत लेकर आया है। नया वीडियो गुजरात के कच्छ का है, कुछ दिनों पहले का है। इस वीडियो में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जाने पहचाने अंदाज में जहर उगलते नजर आ रहे हैं। कच्छ के सामख्याली में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने ये भड़काऊ भाषण दिया था। पहले से ही कानून की गिरफ्त में फंसे मौलाना की मुसीबत इस वीडियो के सामने आने से और बढ़ गई है। मौलाना पर गुजरात पुलिस ने कच्छ के इस भाषण पर भी एक और नई एफआईआर दर्ज की है। कच्छ के सामख्याली पुलिस थाने में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ भाषण और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में मौलाना मुफ्ती अजहरी के साथ उसके सहयोगी मोहम्मद खान के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी मिली है कि जूनागढ़ और कच्छ से पहले मौलाना ने अरावली के मोडासा में कार्यक्रम किए थे। आपको बता दें कि इससे पहले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को 4 फरवरी की रात गुजरात एटीएस ने मुंबई पुलिस के सहयोग से समर्थकों के भारी विरोध और हंगामे के बीच गिरफ्तार किया था। इस दौरान मुंबई के घाटकोपर इलाके में मुफ्ती को हिरासत में लिए जाने पर समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सोमवार को ही सलमान अजहरी को मुंबई से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात एटीएस गुजरात लेकर आई थी। गुजरात एटीएस ने मौलाना को जूनागढ़ पुलिस को सौंप दिया है। यहाँ मंगलवार को कोर्ट से पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, 2-3 जजमेंट है, अर्नेश कुमार और संदीप कुमार, वो जो डायरेक्शन है वो फॉलो नहीं किए और मैंडेटरी प्रोविजन भी जो सीआरपीसी के वाइल अरेस्टिंग दी एक्यूज, वो भी मैंडेटरी प्रोविजन है वो फॉलो करने चाहिए। तो हमने आर्ग्यूमेंट में ये बोला कि जब अरेस्ट एक्यूज को किया गया है तो मैंडेटरी प्रोविजन का उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया है, तो जब अरेस्ट ही इलीगल है तो रिमांड कैसी, वो बोला था। मगर वो मुद्दा हमारा कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, मगर वो मुद्दा कंसीडर किया कि फिजिकल प्रेजेंस जो बोल रहे हैं इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं है, इसलिए जो अभी तक जो कस्टडी थी वो इनफ है और दूसरी कस्टडी ये 20 घंटे की फर्दर देता हूँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर लो। 65 घंटे से पुलिस के पास कस्टडी थी और जो ट्रांजिट रिमांड है वो डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन होता है। कल 5 बजे पहुँच गए थे एक्यूज को लेके, तो कल 5 बजे बिफोर प्रोड्यूस जो है चीफ जुडिशल के मजिस्ट्रेट के पास आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो उसके बाद भी उनके पास कस्टडी थी, वो इलीगल कस्टडी थी। उस दौरान भी ये इंक्वायरी कर सकते थे, इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, वो भी नहीं हुआ। कोर्ट ने सब इश्यूज जो है हमारे वो देखे, माने और उसके बाद ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 1 दिन का रिमांड मिल सकता है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जूनागढ़ के बाद मौलाना का गुजरात के मोरबी में 12 फरवरी को कार्यक्रम तय था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद इसे रद्द करना पड़ा। दिलचस्प है कि मौलाना के कार्यक्रमों का आयोजन धर्म और नशा मुक्ति पर जागरूकता फैलाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने और लोगों को उकसाने का काम हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए फिलहाल कानून के फंदे से निकलना मुश्किल हो गया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक ब्यूरो। 24 का चुनाव करीब है तो कांग्रेस एक्शन में है। गुजरात विधानसभा ने आज कांग्रेस ने महंगी बिजली उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार पर अडानी को 8,200 करोड़ का फायदा देने का आरोप लगाया। वहीं भूपेंद्र पटेल सरकार का दावा कि जो कुछ भी हुआ वो नियम के अनुसार हमने किया, किसी को हमने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। गुजरात विधानसभा में एक बार फिर 82 करोड़ रुपए के कथित बिजली घोटाले का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के गलियारों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। गुजरात सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी अडानी पावर को फायदा पहुंचाने के मुद्दे पर घेरा। गुजरात में जैसे सरकार उद्योगपतियों को फायदा कराने के लिए ही काम कर रही है। गुजरात की पब्लिक के जो टैक्स के पैसे हैं वो पब्लिक के लिए खर्च होने चाहिए, वेलफेयर के लिए खर्च होने चाहिए। उसके बदले जो उद्योगपति है उनकी जेब भरने के लिए, उसको मुनाफा करवाने के लिए खर्च हो रहे। अडानी पावर के साथ गुजरात सरकार ने 2007 में एग्रीमेंट किया था 25 सालों के लिए और 2023 के साल में 5 रुपये
30 पैसे प्रति यूनिट के भाव से बिजली खरीदी, तो करीब 8,200 करोड़ रुपए ज्यादा भाव देके अदानी से सरकार ने बिजली खरीदी है। कांग्रेस ने शून्यकाल में सवाल जवाब के दौरान पिछले 2 साल में सरकार ने कितनी बिजली खरीदी और किस कंपनी से खरीदी उसको लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सरकार ने सारी जानकारी दी। विपक्ष का आरोप है कि इंडोनेशिया में कोयला के दाम बढ़ने के कारण अडानी ने महंगे दाम पर बिजली सरकार को बेची और सरकार ने एक समिति बनाकर उसे मंजूर भी कर दिया। दरअसल गुजरात सरकार ने अडानी पावर से बिजली खरीद के लिए जो समझौता किया था, उसमें इंडोनेशिया से कोयला आयात करने की एक शर्त रखी गई थी कि अगर कोयले की कीमत बढ़ती है तो अडानी पावर बिजली के भाव बढ़ा सकती है। आरोप है कि पिछले 5 सालों के दौरान कोयले के भाव में बदलाव की पुख्ता जानकारी और सबूत दिए बिना अडानी पावर ने बिजली के अधिक भाव वसूल लिए हैं। इस प्रक्रिया में अडानी पावर को 8,200 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। विपक्ष ने सरकार से ये भी पूछा, क्या इसको रिव्यू कर अडानी से पैसा वसूला जाएगा क्या, क्योंकि सरकार का कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का है और जो कॉन्ट्रैक्ट में भाव तय किए गए थे उसी भाव से बिजली क्यों नहीं खरीदी जा रही है। ये अडानी पावर कंपनी का 25 साल का एग्रीमेंट गुजरात गवर्नमेंट के साथ था। 7 साल के बाद ही भाई इंडोनेशिया में कोल का दाम बढ़ गया, इसलिए हमारा दाम बढ़ा दो, तो ऐसा उन्होंने मांग की और गुजरात सरकार ने रिवाइज सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करके एक हाई पावर कमेटी बना के उनको इजाफा दे दिया। तो मेरा सीधा प्रश्न सरकार से ये था, अगर अडानी कंपनी की जगह कोई और पावर कंपनी होती तो भी क्या ये काम करते आप? सरकार की मिलीभगत के कारण गुजरात के जो टैक्स के पेयर है, टैक्स लोग जो भरते हैं उसके पैसे ज़्यादा जाते हैं। लोगों के पैसे हैं तो कम से कम ये पैसे लोगों के अंदर खर्च हो, लोगों के अंदर जो जवाबदारी सरकार की होती है वो सही तरह से उसको निभानी चाहिए। वहीं सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया है। वित्त और ऊर्जा मंत्री कन्हूभाई देसाई ने कहा कि हम सिर्फ 5 या 6% कोयला ही अडानी से खरीदते हैं। यूक्रेन रूस वॉर की वजह से इंडोनेशिया में कोयला के दाम बढ़ने के कारण ऊंचे भाव पर बिजली खरीदनी पड़ी, उसमें किसी को लाभ पहुंचाने की बात नहीं है। गुजरात में साल 2001 के मुकाबले बिजली की खपत 4 गुना बढ़ चुकी है। सरकार के पास निजी कंपनी से बिजली खरीदने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार अधिकतर जोर सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी पर दे रही है, पर अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद गुजरात सरकार बिजली आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी। अभी गुजरात के ज्यादातर शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है और किसानों को भी बिना किसी पावर कट के बिजली दी जाती है। सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था टूटे नहीं, इसका भी पूरा ध्यान रखती है। આપણે જે 70% ખરીદીએ છીએ એમાં 2022માં અદાણી પાસેથી ફક્ત 5% અને 2023માં ફક્ત 6% વીજળી ખરીદી। આ બધી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ત્યારે દરેક રાજ્યોએ વીજમાં કાપ મૂકીને લોડ શેડિંગ કર્યું। આપણું ગુજરાત જ એવું રાજ્ય છે કે આપણે 24 કલાક કોઈપણ જાતના વિઘ્ન વગર વીજળી આપી। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में अडानी पावर को अतिरिक्त भुगतान का मुद्दा उठा था, लेकिन कुछ दिनों के हंगामे के बाद मामला ठंडा हो गया। इस बार इस मुद्दे पर सरकार आक्रामक भी है और 2 टूक कह भी रही है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में विद्युत सहायक उम्मीदवारों का कड़ाके की ठंड में रोष प्रदर्शन चल रहा है। इन उम्मीदवारों का चयन पिछले वर्ष लिखित परीक्षा के आधार पर हो गया था, लेकिन 1 वर्ष से अधिक गुजर गया। सरकार भर्ती पर चुप्पी साधे हुए है। विपक्ष विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। राजकोट में विद्युत सहायक उम्मीदवारों में भारी गुस्सा है और ये गुस्सा है ऊर्जा मंत्रालय के PGVCL यानी पश्चिम गुजरात बीज कंपनी लिमिटेड के खिलाफ, जो पूरे सौराष्ट्र कच्छ में बिजली सप्लाई करता है। पिछले साल जनवरी में PGVCL द्वारा विद्युत सहायक वर्ग 4 की परीक्षा ली गई थी, जिनका परिणाम तो आ गया, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे विद्युत सहायक उम्मीदवारों में काफी गुस्सा है और अब इस गुस्से ने आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ली है। PGVCL की मुख्य कचहरी के बाहर ऊर्जा मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आंदोलनकारी भर्ती की मांग को लेकर कड़कड़ाती ठंड में पिछले 5 दिनों से लगातार चादर ओढ़कर PGVCL की राजकोट की मुख्य कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर डटे हुए हैं।
पीजीवीसीएल राजकोट की मुख्य कचहरी के बाहर पिछले 5 दिन से जो विद्युत सहायक के उम्मीदवार है वो सतत 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन आंदोलन पे उतर गए। पिछले 5 दिन से 400 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो दिन रात यहाँ पे बैठ के अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि पिछले 1 साल पहले जो एग्ज़ाम ली गई थी विद्युत सहायक वर्ग 4 की, उनकी भर्ती अब तक नहीं की गई और अब थोड़े दिन में ही इनकी मर्यादा है वो पूरी होने जा रही है। आंदोलन पर बैठे कई परीक्षार्थी 70 से 90% मेरिट से पास हुए हैं और इनका कहना है कि इतने नंबर लाने के बाद भी उनको अभी तक नौकरी पर नहीं लिया गया है। मेरे 74 मार्क है, अभी पूरा साल ख़त्म होने वाला है। हम वेटिंग के राह देख रहे थे, कितनी बार आवेदन पत्र किया है, फिर भी हमको ये जवाब दिया जाता था भर्ती होगा, फिर भी कोई भी भर्ती नहीं हुआ। हमारी मांग है वो जो पीजीवीसीएल में भर्ती आती है वो GSO 4 मुजब हमारी मांग है। वो लोग GSO 4 मुजब भर्ती, वो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें खाली जगह नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करें, यहाँ बैठे हैं इतने दिन से। उधर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। पीजीवीसीएल की राजकोट की मुख्य कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर 5 दिन से धरने पर बैठे करीब 400 उम्मीदवारों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। नौकरी मांग रहे विद्यार्थियों के समर्थन में अब विपक्षी पार्टियां भी लामबंद हो गई है। कांग्रेस के साथ छात्रों और बेरोजगारों के मुद्दे पर मुखर रहे युवराज सिंह जडेजा भी तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पीजीवीसीएल के जो गुजरात के अंदर 46 उसकी ऑफिस है, वहाँ से 15 ऑफिस से जो RTI से आया माहिती मिली, माहिती में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी है, यहाँ इतनी वैकेंसी है, और उस वैकेंसी से हिसाब से 46 ऑफिस की देखें तो कम से कम 2000 तक हम यहाँ जॉब मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से गुजरात की सरकार के ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि आपके ऊर्जा मंत्री बाहर आए, मीडिया को सच्ची और सच्चा चेहरा दिखाए अपना। અને પોતાની માંગણીને લઈ એ ધરણા પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસે બળ પ્રયોગ કરી અને ક્યાંક ને ક્યાંક એનો આંદોલન જે છે એ ડામવાના પ્રયત્નો કર્યા છે। અત્યારે પણ એ પોલીસે જે બળ પ્રયોગ કર્યો તેને કારણે વિદ્યાર્થીઓને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે જેને હાનિ પહોંચી છે। લોકશાહીમાં તમામ જે લોકો છે, જે નાગરિકો છે, એને પોતાનો હક અધિકાર અને ન્યાય માગવાની એ બંધારણે છૂટછાટ આપી છે। તો શા માટે એ બંધારણને પણ કચડવામાં આવે છે? શા માટે યુવાનોના અવાજને કચડવામાં આવે છે? અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે ઝડપથી જે પણ ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ એટલે કે પીજીવીસીએલ ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટના મુદ્દાઓ છે એને સત્વરે એનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी ऊर्जा मंत्री कन्नू देसाई को पत्र लिखकर विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की अपील की है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि RTI से ये भी जानकारी मिली है कि राजकोट डिवीजन में 361 पद खाली भी हैं। हालांकि पीजीवीसीएल इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब दे रहा है। એવું છે એમને 46 ડિવિઝન પાછળ ડિટેલ ટોટલ માગી હતી। 46માંથી 33 ડિવિઝને સાચી અથવા તો જે પોલિસી લેવલની મેટર છે એ ધ્યાને મૂકી છે। આ લોકોએ હાઇલાઇટ ફક્ત 12 જે વિસંગતતાવાળી છે એ જ એમને મૂકી છે। એમને 46 જગ્યાએથી ડિટેલ માગી છે। એમને ખબર પડી કે આ 33 જગ્યાએ તો આવું કંઈ જ નથી, પણ જે ખોટી અથવા વિસંગતતા મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી આપી છે એને જ હાઇલાઇટ ખોટી રીતે કરી અને બહાર એ લોકો ખોટી રજૂઆત કરે છે। અને વેલિડિટી છે એ આ 16/2/24 એની પૂરી થાય છે। पीजीवीसीएल का अभी तक कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि पीजीवीसीएल और राज्य सरकार चयनित उम्मीदवारों को कब तक ज्वाइन कराती है। राजकोट से रौनक मचेटिया के साथ आज तक ब्यूरो। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर किसान फिर से आंदोलन के मूड में हैं। नवसारी में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने किसानों की मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। गुजरात के नवसारी जिले के किसान फिर से आंदोलन की राह पर हैं। इन किसानों की जमीन अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए ली गई है, लेकिन आरोप है कि प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजे को लेकर किसान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी L&T पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वांसदा के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल प्रभावित किसानों के समर्थन में धरने पर बैठने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय पुलिस ने उन्हें धरना देने से रोक दिया। नवसारी जिले के गणदेवी तहसील में नादरखा जो गांव है
वो गांव में L&T कंपनी ने अपने वहाँ के फार्मर्सों के पास, किसानों के पास ज़मीन ली गई थी और उस ज़मीन का जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा मिला नहीं। वहाँ के पेड़ जो कटे हैं उनका मुआवजा नहीं मिला। वहाँ की मिट्टी यहाँ के L&T कंपनी लेके दूसरी जगह पे ले गई, उनका भी मुआवजा नहीं मिला। वो मुआवजे के लिए हमने वहाँ पे धरना रखा था, लेकिन वहाँ पे धरने के बाद हम यहाँ पे तहसीलदार से मिलने आए और तहसीलदार के साथ बात की और L&T के जो भी ऑफिसर है वो यहाँ पे आए, उन्होंने वो मुआवजा देने की बात की है। अनंत पटेल और उनके साथी किसानों को लेकर गणदेवी मामलतदार के कार्यालय भी पहुंचे और यहां भी अपने सवाल रखे। यहां भी 2.5 घंटे तक सवाल जवाब के साथ धरना प्रदर्शन चला। महिला किसानों ने भी अपनी बात रखी। नादरका गांव के फार्मर्स L&T कंपनी जो बुलेटिन बना रही है उसके कंपनसेशन के बारे में रजूआत के लिए आए थे और कंपनी के अधिकारी भी आए थे और उसको रजूआत सुन के सोमवार को डिटेल देने को बोला है फार्मर्स को। धरने पर बैठे विधायक और किसानों को मनाने मामलतदार के बुलाने पर L&T के कुछ अधिकारी भी आए। इन अधिकारियों ने किसानों को समुचित मुआवजा देने का भरोसा दिया है। इस भरोसे पर फिलहाल आंदोलन टल गया है, लेकिन विधायक अनंत पटेल और नाराज किसानों ने साफ कर दिया है, अगर लोगों के नुकसान की सही भरपाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन होगा। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका। अहमदाबाद में 3 दशक पहले सड़कों पर दौड़ने वाली डबल डेकर बस अब फिर से शुरू हो गई। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में राज्य सरकार ने डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान किया था। 1 महीने के अंदर सरकार ने इसे पूरा कर दिया। अहमदाबाद में 3 दशक पहले सड़कों पर दौड़ने वाली डबल डेकर बस अब फिर से शुरू हो गई है। साल 1990 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस ने जिस डबल डेकर बस सेवा को बंद किया था, शनिवार को ठीक 33 साल बाद अहमदाबाद में ये बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। बासना से चांदखेड़ा के बीच चलने वाली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस को महापौर प्रतिभा जैन ने AMTS के जमालपुर बस डिपो से झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 3 दशकों बाद अहमदाबाद में एक बार फिर से डबल डेकर बस मार्ग पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आप देख सकते हैं नई 7 डबल डेकर बस अहमदाबाद के मार्गों पर दौड़ाने का आयोजन अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से किया गया है, जिसमें से पहली बस अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी कि AMTS के साथ आज से जोड़ी जा रही है। अहमदाबाद के वासना से लेकर चांदखेड़ा तक का पहला रूट होगा, जिसपे ये पहली बस जो कि अहमदाबाद की मेयर द्वारा जिसका शुभारंभ आज से करवाया जा रहा है ये दौड़ेगी। इस बस की अगर खासियत की भी बात की जाए तो हर एक जो सीट है उसके ऊपर चार्जिंग पॉइंट इस बस के अंदर दिया गया है। खास करके CCTV कैमरा से लैस ये बस रहेगी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी में डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब अहमदाबाद में इसे शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में 7 नई डबल डेकर बस को AMTS में जोड़ा जाना है, जिसमें से पहली बस शुरू की गई है। इस बस की खासियत ये है कि इसे एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर तक चल सकती है। CCTV कैमरों से लैस इस डबल डेकर बस में 65 पैसेंजर एक साथ सफर कर सकते हैं और इस बस की तमाम सीट के पास पैसेंजर अपने मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकेंगे। डबल डेकर बस जो कि अहमदाबाद में 3 दशकों पहले शुरू हो चुकी थी, चलती भी थी, पर कुछ कारणों से उस बस को उस वक्त बंद कर दिया गया था। अगर ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो शानदार बैठक व्यवस्था इस बस के अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लगभग 65 लोग इस बस में बैठ पाए, इस प्रकार की इस बस की कैपेसिटी है। फायर एक्सटिंग्विशर की भी जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बस के अंदर नीचे की तरफ और बस में ऊपर की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो भी रखे गए हैं। एक बार जब ये बस चार्ज हो जाएगी तो लगभग 200 किलोमीटर तक ये बस जो है उसमें लोग पैसेंजर्स जो हैं वो एक स्थल से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे। इन डबल डेकर बसों के लिए ऐसे रूट पसंद किए जा रहे हैं जिन पर कोई फ्लाईओवर या अंडरपास ना आता हो। इस डबल डेकर बस की सेवा के लिए यात्रियों को उतना ही किराया देना होगा जितना वो सामान्य बसों में सफर के लिए किराया चुकाते हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।